तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो साइंस का एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये सेट 2 है। तो वेटेज से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज देखा जाए तो लगभग थोड़ा सा बायोलॉजी जो है कुछ सालों से, जो पिछले साल से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा आया है। तो चलिए जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैं आपको जो है सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो 20 में से आपका जो है 11 जो है आपको मिला लेना है कि क्या आपने सही मारा है या गलत मारा है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रहा है 4 कार्बन आइटम का जो है आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो इस आपको पता है कि 4 कार्बन यानी ब्यूटेन का आपको पता है 2 आइसोमर होता है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, आपको पता है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे क्वेश्चन आया है। इसमें आपको पता है कि इम्प्योर जो होता है कॉपर को हम लोग एनोड लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज़ करते हैं। तो एनोड में आपको पता है इम्प्योर कॉपर यूज़ किया जाता है, कैथोड में उसी का प्योर कॉपर यूज़ करते हैं, और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर का जो है सल्फेट यूज़ किया जाता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी ए होगा। उसके बाद आप तीसरा देखेंगे, क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, क्लोरीन जो बनता है किस में, हम लोग जानते हैं जो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन NaCl का करते हैं, है ना। तो उसमें जो है उसका क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपको याद होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो है डिसइंफेक्टेंट में यूज़ किया जाता है। ये देखिए एकदम आसान, हम बताया था इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पूछ भी सकता है, उसका बैलेंसिंग भी पूछता है, और ये सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है। इसका आंसर आपको पता है बैलेंसिंग में 2241 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाते हैं तो क्या होगा, तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को जलते डैजलिंग वाइट फ्लेम से जलता है, और दूसरा वाइट पाउडर इस फॉर्म होता है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज होता है, बिल्कुल नहीं। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वाइट पाउडर का वो ब्लू को रेड कर देता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लू को रेड करता है एसिडिक करता है, और जो मैग्नीशियम का मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो यानी ये गलत है तीसरा, और चौथा गलत। तो पहला और दूसरा होगा, पहला दूसरा कहाँ है, सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल एक्स को, कोई मेटल है उसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमको पता है कि जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। तो बोला है गैस G इज रिलीज। तो पूछ रहा है लास्ट में X और G क्या होगा, तो G तो आपका हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड दिया, तो B कट गया और आपका A कट गया। अब C और D में देखें, आंसर आएगा C, लेकिन देखिए क्या आगे बोल रहा है। तो ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बोल रहा है इट ऑल्सो लिबरेटेड द सेम गैस। वही गैस फिर बनता है कब, जब G को ट्रीट करते हैं। अच्छा, सेम गैस G निकलता है कब, जब उस मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल क्या होगा बताइए, तो आपको पता है कि कुछ चुनिंदा ही मेटल है जो बेस से रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम नहीं दिया हुआ, तो जिंक दिया हुआ, तो आंसर आएगा जिंक, है ना। जिंक जो है NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगला है ए मेटल M डिस्प्लेसेज आयरन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। यानी एक मेटल X है जो FeSO4 में से आयरन को डिस्प्लेस करता है, यानी Fe कर देता है और X का सल्फेट बनता है, ठीक है, X का सल्फेट बनता है, ठीक है। फिर बोल रहा है बट फेल टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम सल्फेट से नहीं कर रहा है ये X, मतलब X क्या एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। ये नहीं, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखें एल्यूमिनियम से कौन लेस रिएक्टिव है, और आयरन से को डिस्प्लेस करा मतलब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में वो मेटल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम है रिएक्टिव और आयरन से ज़्यादा। फिर कार्बन आता है तो नॉन मेटल है, जिंक और आयरन। तो देखिए एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है, तो आंसर होगा आपका जिंक। क्या होगा, जिंक। अब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बताऊंगा। तो ये देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड द कनकेव मिरर इन सच ए मैनर दैट द टीथ आर पोजिशनड। तो आपको पता है कि कनकेव मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं ना टीथ वगैरह देखने के लिए। और आपको पता हो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कनकेव मिरर जो है एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे रखने पे क्या होता है कनकेव मिरर में, आपको याद होगा पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इन लार्ज इमेज बनता है, वर्चुअल और एक बनता है ना। तो ये बोला कहाँ पे रखेंगे, तो बड़ा इमेज देखा, तो बड़ा इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में सीधा बनेगा, है ना।
तो ये होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बॉय वाइल रीडिंग ए बुक, ठीक है, एक बच्चा है जो किताब पढ़ रहा है, लड़का। इसको जो किताब पढ़ने में जो है दिक्कत हो रहा है, तो किताब को कहाँ रख रहा है, 25 सेंटीमीटर से पीछे रख रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रख रहा है अपने आँख से। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि उसको जो देखने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, 25 सेंटीमीटर से उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो दूर चला गया। और आपको पता है कौन सा डिफेक्ट में ऐसा होता है कि नियरेस्ट पॉइंट 25 से दूर जाता है, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में दो केस होता है, क्यों होता है, कारण पूछ रहा है, डिफेक्ट क्यों हुआ है राइज। तो दो कारण होता है, आई बॉल का साइज़ डिक्रीज़ होना या फिर लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में से क्या दिया हुआ। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, कर्वेचर बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज़ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। द आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड, आई बॉल का साइज बढ़ता नहीं घटता है, ये तो नहीं होगा। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज़ बिकम टू स्मॉल, फोकल लेंथ बहुत घट गया। तो देखिए लेंस का कन्वर्जिंग पावर घट रहा है, लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, घट गया। कन्वर्जिंग पावर घट रहा है मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में बढ़ावा देगा, तो बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन। ये देखिए दो क्वेश्चन आए 19 और 20। तो 19 में बोला असर्शन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो हम लोग जानते हैं AgCl, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। सिल्वर क्लोराइड का फोटो डिकम्पोजिशन सिल्वर प्लस क्लोरीन बनता है ना। तो ग्रे कलर का चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, ग्रे में। किस में, ग्रे में। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे में चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सही बात है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर जब बनता है फोटो में तो ग्रे हो जाता है। तो बिल्कुल सही, असर्शन इज़ राइट, है ना। और बी में क्या बोला रीज़न में, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय सनलाइट। ये जो डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर का, क्लोराइड का सिल्वर को, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये भी सही है। और रीज़न असर्शन को बता भी रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है असर्शन में द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट सिमिलर टू बार मैग्नेट। कई बार मैंने बताया है क्लास में कि पैटर्न जो होता है बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होता है, यानी ट्रू है। रीजन बोल रहा है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंडक्टर। पैटर्न जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसके शेप से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर बोला आपका स्ट्रेट कंडक्टर है और सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होगा, बिल्कुल नहीं। पैटर्न जो होता है शेप पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड का अलग होता है, स्ट्रेट कंडक्टर का अलग होता है, सर्कुलर कॉइल का अलग होता है। इसमें बोला कि डिपेंड नहीं करता है, तो गलत बोल रहा है, ये गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सब्जेक्टिव यानी सेक्शन बी से जो है शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन बी में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन है 22 का ए। 22 का ए में बोल रहा है यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम के थ्रू। 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी निकालना है। तो पहले हमको वी निकालने के लिए हमको यहाँ करंट चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन है और सीरीज़ में जानते हैं करंट क्या होता है, सेम। तो अगर हमको टोटल सर्किट का करंट मिल जाएगी, बैटरी से कितना निकल रहा आई, तो ये सभी के यानी हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट है वो मिल जाएगा, 6 ओम से ही मिल जाएगा। तो पहले करंट निकालते हैं। करंट का बेसिक फार्मूला ओम्स लॉ से होता है टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना, 6 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना, सीरीज़ है, तो सब सीरीज़ में जुड़ जाएगा। 4 + 6 + 2 12 हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 6/12 यानी कट क्या आ जाएगा, हाफ एम्पेयर। करंट मिल गया 6 एम्पेयर से, 6 ओम से भी करंट कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि सीरीज़ है। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे इसमें वोल्टेज निकालने के लिए, V बराबर IR। तो I कितना दिया हुआ है, I आपका आ गया हाफ इंटू R कितना है, 6 है, तो कट क्या आ जाएगा, 3, यानी 3 वोल्ट आपका जो है आंसर हो जाएगा। 6 ओम के थ्रू कितना होगा, 3 वोल्ट का जो है वोल्टेज आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी में बी नंबर में बोल रहा है प्रूव दैट इफ द करंट थ्रू रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%। अगर करंट 100% किसी रजिस्टर से बढ़ जाता है, ठीक है, तो पावर जो होगा वो 300% बढ़ना चाहिए, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं इस यहाँ पे। तो अब फॉर्मूला 3 होता है पावर का, आपको पता होगा, P बराबर VI होता है ना, और एक होता है P बराबर V²/R होता है। ठीक है, तो आप बोले सर आपने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि करंट पूछ रहा है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस और करंट दिया रहा है, तो पावर कैसे निकलता है, I²R, यही एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं शुरुआत में पावर P है, जिसको ओल्ड पावर मान लो, शुरुआत का I²R। फिर बोला करंट 100% बढ़ गया, तो 100% बढ़ेगा तो क्या होगा, I + I × 100/100 यानी 2I आ जाएगा, है ना। 100% बढ़ गया, परसेंटेज निकालने आपको आता ही होगा। किसी का परसेंटेज कैसे निकलता है, जिसका निकालना है, जितना परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए बटा 100। तो I का 100%, तो I × 100/100,
ठीक है, और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे किस में, आई में, जो शुरुआत का करंट था उसमें 100% बढ़ गया तो 2i हो जाएगा। फिर न्यू पावर, तो न्यू पावर के लिए न्यू करंट यूज़ करेंगे 2i, तो 2i का स्क्वायर इंटू आर, शुरुआत रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा 4i स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर जो आर था, आई स्क्वायर आर क्या था, आई स्क्वायर आर आपका शुरुआत का पावर था, तो इसको हम लोग पी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर को, तो ये 4p आ गया आपका न्यू पावर। चलिए परसेंटेज चेंज का आपको याद होगा क्लासेस में मैंने फॉर्मूला बताया, चेंज बाय ओरिजिनल गुने 100। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी न्यू माइनस ओल्ड बटा ओल्ड, यानी शुरुआत का, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटा ये शुरुआत का इनिशियल, ठीक है, इंटू 100। तो न्यू आपका कितना आया 4p आया, माइनस ओल्ड कितना है p है, बटा ओरिजिनल यानी शुरुआत का p इंटू 100। तो चेंज कितना आया, फाइनल माइनस ने फाइनल 4p हो गया है, शुरुआत था p तो चेंज हो गया आपका 3p बटा इनिशियल शुरुआत का इन डिवाइड में इंटू 100, p से p कटेगा तो 3 इंटू 100 300 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे बोल रहा है, देखेंगे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स ए मीडियम x फ्रॉम एयर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसी एयर से किसी मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। क्या पूछ रहा है, इन्फर अबाउट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में इन कुछ बातें बताना है, रीज़न के साथ बताना है, हर केस में जो आप बता रहे हैं जवाब उसका कारण भी बताना है। तो पहला पूछ रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स। तो मीडियम एक्स का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, तो देख सकते हैं हवा से जो जा रहा है किसी मीडियम में, ठीक है, बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ कब मुड़ता है, जब वो रेयर से डेंसर जाए, तो हवा के मुकाबले सभी डेंसर होता है, तो क्या लिखेंगे, इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट वाई इट इज़ बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है ना, इसीलिए जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हवा से ज़्यादा होगा, हायर होगा देन द एयर, ठीक है। फिर बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम एक्स, स्पीड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा और वहाँ स्पीड कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर मीडियम होता है और इसमें स्पीड ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो द स्पीड थ्रू मीडियम एक्स इज लेस देन एयर। एयर के मुकाबले जो होगा मीडियम एक्स में स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 केमिस्ट्री का। बोला राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में जो रिएक्शन हो रहा है उसका केमिकल रिएक्शन लिखना। तो आपको पता है ये रिएक्शन होगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। तो हम लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट बताया था, अंदर वाले को मिलाना है और फिर बाहर वाले को मिलाना है ना। तो अंदर वाले को मिलाएंगे तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। फिर आगे क्या पूछा, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस। ये जो रिएक्शन हो रहा है उसको किसी 2 रिएक्शन में अगर आपको रखना हो, किस तरह का ये रिएक्शन है तो किस में रखेंगे। तो आपको पता है पहला अगर इसको देखें तो अभी बताया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें आयन का म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, केटायन एनायन के साथ, केटायन एनायन के साथ। और दूसरा देखेंगे यहाँ व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रहा है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो 2 रिएक्शन आपको लिखना है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया या दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब सेक्शन सी में आते हैं 3 मार्क्स का। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, इस तरह का एकदम क्वेश्चन जो है मैंने क्लासेस में बताया है कि ये आने का काफ़ी चांसेस रहता है। सिंपल क्वेश्चन एकदम है। तो देखिए व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट को पहले डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब किसी सर्किट में लाइव और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण जो है सर्किट का जो पाथ है शॉर्ट हो जाता है और एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है, जिसके कारण जो करंट है उससे फ्लो होने लगता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो वही लिखा है व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्यू टू, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच करंट इंक्रीजेज, हाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ। हाई करंट जो है एक लो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो होने लगता है। कारण पूछ रहा, फिर क्या पूछ रहा, स्टेट इट्स पॉसिबल कॉज। तो कॉज क्या है, इंसुलेशन डैमेज, यानी जो वायर वगैरह उसका इंसुलेशन अगर डैमेज हो जाएगा तो आपस में कॉन्टैक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर इंसुलेशन या डैमेज ऑफ इंसुलेशन कारण हो गया। फिर बोला गिव रीज़न फॉर द आगे बोल रहा है
व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ डोमेस्टिक सर्किट गेट शॉर्ट सर्किट, मतलब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें क्या होता है, मतलब क्या दिखता है। तो हम लोग जानते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस पास से करंट हाई फ्लो करता है, अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और इसके कारण जो है अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से गुजरेगा तो ये डैमेज कर सकता है ना। हाई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विच कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो सारा का सारा रीज़न के साथ मैंने आपको जवाब दे दिया कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है ना, क्यों होता है और इसमें क्या होता है ना, सारा जो आपको है जवाब मिल गया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है सेक्शन सी का। बोल रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 7 ओम और उसका रेडियस दिया हुआ, रेडियस और रेजिस्टेंस दे दिया और रेजिस्टिविटी भी दे दिया रो। तो पूछ रहा लेंथ होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। इस तरह का क्वेश्चन मैंने काफ़ी क्लासेस में कराया है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर का जो है रेडियस दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको काम करना है एसआई में लिखना है। तो सेंटीमीटर को पहले मैंने लिखी सेंटीमीटर ही में रहने दिया है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे जाएगा 10⁻², और ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। इसको मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻4 मीटर आ गया। आगे देखेंगे आर दिया हुआ है और रो दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। आर दिया हुआ था, रो भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ। एरिया अलग से निकाल देते। एरिया हम लोग जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना क्योंकि यहाँ 44 है तो कट जाएगा 22/7, और आर हो गया रेडियस का स्क्वायर 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो 10⁻⁴ पे पावर 2 है तो -8 हो जाएगा। ये एरिया आ गया। एरिया यहाँ पुट कर दिया है मैंने, देख सकते हैं। अब यहाँ सॉल्व किया है, ये 7 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर में आ जाएगा है ना, और ये 44 तो ऊपर ही में और 22 नीचे रहेगा। तो 22 से कटेगा 2 बार में 44, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो देखिए आपका क्या क्या बचा, इधर 10⁻⁻8 बचा है, ये 10⁻6 बचा है। -8 अगर उधर जाएगा तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। इधर बचा 2 × 10⁻6 जो इधर डिनोमिनेटर में आ गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ बराबर आ गया 10⁻8 बटा 2 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10⁻6 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस से पावर प्लस में हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, बेस सेम पावर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। 10⁻2 बटा 2 आ गया। अब ये देखेंगे 1/2 जो है इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5। अब पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 5/10 × 10⁻²। और ये 10 फिर इधर जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻² इंटू 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻3 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 × 10⁻−। तो इस तरह से आपको बॉक्स में आपको लिख देना। तो लेंथ आ गया इतना मीटर, 5 × 10⁻3। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ ए लेंस इज -0.5 डायोप्टर इस बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिया है पावर के बारे में, तो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको कुछ चीज़ें बतानी। क्या बताना है, द टाइप ऑफ लेंस एंड द फोकल लेंथ। तो हम लोग जानते हैं पावर किस लेंस का माइनस में होता है, कनकेव का होता है, आपको पता होगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो माइनस किसका होता है, कनकेव लेंस का। तो आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस, ये पूछ रहा था। फिर यहाँ बोल रहा है फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, चलिए देखते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, तो F बराबर होता है 1/p, और माइनस में है पावर तो लिख दिया -0.5, 0.25। पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 100 जाएगा, तो 25 चौके 100। तो आपको पता है कि जब पावर डायप्टर में होता है तो फोकल लेंथ मीटर में आता है एसआई में, तो यानी फोकल लेंथ आ जाएगा -4 मीटर। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई डिफेक्ट फॉर विच इट में एज ए करेक्टिव लेंस, यानी ये जो लेंस है इसका किस डिफेक्ट में यूज़ करेंगे। तो हम लोग को पता है कनकेव लेंस है, तो इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, कनकेव लेंस को हम लोग यूज़ करते हैं मायोपिया में। किसको यूज़ किया जाता है, मायोपिया में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। यानी बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे तो नेचर और साइज़ क्या होगा इमेज का। तो आपको पता है कि ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस में इमेज जो है दो ही केस में बनता है, और दोनों ही केस में क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, ये आपको सैम्पल पेपर वगैरह में भी मिल जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच मेटल एम करो। तो किस कंडीशन में मेटल का कोरोजन होगा। तो अगर यहाँ आप देखेंगे मेटल के कोरोजन के लिए कंडीशन क्या है, दो चीज़ सफिशिएंट कंडीशन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी मॉइस्चर होना चाहिए और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर इसमें देखेंगे आप डायग्राम सी में, तो मेटल है और यहाँ ड्राई एयर है, यानी यहाँ पे जगह देखेंगे तो एक कह सकते हैं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है।
यहाँ आप देखेंगे तो आपका ऑयल में पूरा डीप किया गया है, पूरा ऑयल में प्रेजेंट है। यहाँ मॉइस्ट एयर यानी ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ऑयल में अगर ये फिल रहेगा तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन आ सकता है, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, नहीं मॉइस्चर जो है इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि पूरा ऑयल में है ना। ऑयल में क्या है, ये डीप है, तो यानी ये ऑयल्स में पूरा डीप है, तो इसी कारण जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, है ना। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे मॉइस्ट एयर है और यहाँ पूरी तरह से वाटर नहीं है, ऑयल नहीं है, सॉरी, पूरा ऑयल इसमें डीप नहीं किया। ये जो आधा हिस्सा देख रहे हो ऊपर में, ये खाली है, यानी ऊपर ऑयल में इसमें फिल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ मॉइस्चर इससे कांटेक्ट में आएगा और इसको क्या कर देगा, करोजन कर देगा, यानी आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, है ना, ए केस में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द 3 केसेस, ए बी और सी तीनों केस में ऑब्जर्वेशन करना है क्या, विथ रीजन, रीजन के साथ। इफ़ द मेटल एम इज जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रोजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन, अगर मेटल एम को तीनों केसेस में क्रोजन किया, ये मतलब गैल्वेनाइजेशन से प्रोटेक्ट किया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है। हम लोग जानते हैं जब प्रोटेक्टेड होगा जिंक लेयर से, दैट इज़ सभी केसेस में अगर जिंक का प्रोटेक्शन दिया जाए, जिंक मेटल से उसके लेयरिंग किया जाए, यानी जिंक से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो क्या होगा, क्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि जिंक क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये खुद पहले क्रोड होगा, बाद में मेटल होगा, हमारा खुद पहले खाएगा गोली, बाद में खेलेगा होली। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिंक से प्रोटेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तीनों केसेस में करोजन नहीं होगा। ठीक है, करोजन विल नॉट ऑकर बिकॉज जिंक मेटल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द मेटल एम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 30 का बी में बोल रहा है, इसी का बी में और करके है, शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो है बॉन्डिंग बनाना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। ठीक है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ एटॉमिक नंबर दे दिया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो एल्यूमिनियम का हम लोग जानते हैं मेटल होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 3 है, तो इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये +3 केटायन बनाएगा। तो देख सकते हैं 2 8 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और यहाँ लॉस कर रहा है, और 2 8 यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया नियॉन की तरह। उसी तरह नाइट्रोजन का देखें तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वही 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गेन कर लेगा, क्योंकि उसके बाद देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 को चाहिए 3, तो ये 3 लेके 2,8 बन जाएगा। अब ये बना कैसे, तो दोनों को एक साथ दिखाना इस तरह से। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एल्यूमिनियम ने +3 बनाया, यानी 2,8 हो गया 2 को 3 से, है ना। और नाइट्रोजन ने जो 3 गेन किया, नाइट्रोजन ने क्या किया, जो 3 गेन किया तो 2,8 हो गया। इस तरह से यहाँ दिखा दिया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया लुईस सिंबल से। तो ये +3 हो गया, ये -3, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और इसमें क्वेश्चन है, देखेंगे तो बोला आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर जनरली ब्रिटल होता है एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाई, गिव रीजन टू जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंट। आयनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब उस पर हाई प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगा दें उसके बॉन्ड को तोड़ने वाला जो है प्रेशर लगा दें, यानी उसकी जितना बॉन्डिंग उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दें तो ये टूट जाता है, पीसेज में टूट जाता है। ऐसा क्यों, तो हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड में जो होता है वो 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मतलब एकदम ठोस होता है, ठीक है। और जब उसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता, इसी कारण ये आपस में जो है बॉन्डिंग टूटेगा और ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना आयनिक कंपाउंड हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड दे डू नॉट डिफॉर्म इजिली एंड ब्रेक अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेज, दैट इज दे आर ब्रिटल इन नेचर। आई होप आपको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं सेक्शन सी का। बोला राइट केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। तो आपको पता है वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है वॉशिंग सोडा का, है ना। फिर बोल रहा है हाउ इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से इसको कैसे ऑप्टेन करते हैं। तो आपको याद होगा सॉल्वे प्रोसेस में जो सेकंड और थर्ड स्टेप होता था वही लिखना है आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है, मेटल का बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल का कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। और जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर वापस से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, यानी इसका रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का 2 यूज़ बताना। तो मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि यूजेस वगैरह भी कभी कभी सॉल्ट का पूछ लेता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्या होगा, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा टू मैन्युफैक्चर ग्लास सोप एंड डिटर्जेंट, ग्लास सोप और डिटर्जेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या इसका यूज़ किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब सेक्शन डी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन 34 का ये, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर
डायग्राम देखना और कंपेयर करना। स्पीड ऑफ लाइट पहला है, दूसरा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ थ्री मीडियम ए बी सी। ऑल्सो गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर ऑफ एनी ऑफ द टू केसेज इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर डायग्राम आप देखेंगे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो डायग्राम में देखेंगे तो ए और बी में देखेंगे कोई बेंडिंग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि दोनों में जो है स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो। और ये तभी होता है जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। और बी से सी में जाते हुए देखेंगे तो नॉर्मल से दूर हो गया। मतलब कि ये नॉर्मल से दूर कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए। मतलब ये रेयर है और ये डेंसर है, यानी मीडियम सी रेयर हो गया। और ए और बी का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो सवाल आपका क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था कि क्या कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ लाइट में कंपेयर करना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन बोथ मीडियम ए एंड बी। दोनों मीडियम में स्पीड क्या है, सेम है ना, बिकॉज बोथ हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट डू नॉट डेविएट इन गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी। बट इन मीडियम सी में क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल फास्टर बिकॉज ऑफ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट नॉर्मल से मतलब अवे मुड़ रहा है। इसका मतलब कि जो सी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी ए और बी में बराबर होगा और सी में क्या होगा, ज़्यादा होगा। सी में क्या हो जाएगा, ए और बी से ज़्यादा स्पीड होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों के ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, तो तीनों का ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा, तो देखिए मीडियम ए और मीडियम बी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड, है ना, बिना मुड़े हुए जो है पास हो रहा है। एंड मीडियम सी हैज़ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। बिकॉज लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मीडियम सी में क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर चला गया, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। फिर आगे इसमें और क्वेश्चन बोल रहा है, देखेंगे तो बी नंबर, रीड ड्रा द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द थ्री मीडियम। फिर से रे ऑफ लाइट को ड्रा करना। इफ़ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम ए, है ना, एंड फॉल ऑन मीडियम बी, बस लेकिन बोल क्या रहा है, क्या करना है, ऑब्लिकली करना है, ऑब्लिकली रे ऑफ लाइट को पास करना है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी जो होगा वो ज़्यादा होगा ए और सी से। तो ये हम मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, कैसे कि मीडियम बी यानी ग्लास स्लैब है और ए और सी से ज़्यादा है, तो ये मान लेते एयर है। तो हम लोग जानते कैसे जाएगा, लाइट जाएगा, डेंसर जा रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, फिर रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है इसका डेंसिटी दोनों से ज़्यादा है। ये ग्लास स्लैब वाला केस हो गया, थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट दिखेगा, है ना, उस तरह से ग्लास स्लैब का बना सकते हैं। फिर बोल रहा है कि द रे फॉल नॉर्मली रे को फॉल करना। तो नॉर्मली में हम लोग जानते क्या होता है, नॉर्मली में क्या होता है, कोई डेविएशन नहीं दिखता है, एंगल 90 डिग्री बनता है, तो लाइट जो है सीधा निकल जाएगा एकदम इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी में जो है बी नंबर क्वेश्चन क्या और करके है, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कुछ दिया हुआ है टेबल, कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाला गया है। ठीक है ना, तो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है, यानी एक तरह से थ्योरेटिकली आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। अलग अलग ऑब्जर्वेशन में देखें, पहले बोला डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, अगर ऑब्जर्वेशन आप 4 में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कब सेम होता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हैं, है ना। तो 2f पे 2f बनता है, यानी 2f आपका कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है, तो f कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ से फोकल लेंथ आ गया। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 4 वी कैन से दैट u बराबर v विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f, सो f इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर प्लस में होगा क्योंकि कन्वेक्स है। नेक्स्ट, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म इन ऑब्जर्वेशन नंबर 3। तो 3 में मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते क्या बताता है, ऑब्जेक्ट जैसे में इमेज कितना बड़ा या छोटा बना, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे v और u दिया हुआ है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, डबल आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, डबल होगा, यानी ये v/u से भी अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। साइन के साथ देखेंगे तो -2 आ रहा है ना, तो ये -2 हो जाएगा ऑब्जर्वेशन 3 में, -2। ठीक है, -2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम। नहीं, वैल्यू जो है साइन का नहीं बात करें, वैल्यू 1 और 2 में सेम आ रहा है। तो 1 में देखेंगे क्या आ रहा है, 1 में देखेंगे तो 15 चौके 60 4 गुना हो गया, यहाँ भी 25 चौके 100 4 गुना है, लेकिन साइन अलग है, यहाँ माइनस माइनस कटेगा v/u में, है ना, तो यहाँ आएगा आपका प्लस में आएगा इस केस में, है ना,
दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, वी बाई यू करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस में। तो बताना है कि इमेज जो आ रहा है दोनों केस में, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या सेम है या डिफरेंस है, यानी क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों केस में इमेज जो बन रहा है। तो पहला केस में देखेंगे मैग्नीफिकेशन प्लस आ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, प्लस आता है किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। और यहाँ मैग्नीफिकेशन आ रहा है माइनस, तो माइनस किसके लिए होता है, रियल इमेज के लिए होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ 35 का है। डिफाइन द टर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है और फिर राइट ए होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप CH, एल्डिहाइड का होमोलोगस सीरीज लिखना है। तो ये मैंने आपको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस कम से कम 5 पीस याद रखिए, किसी का भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। इट इज़ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड which have same functional group and each successive member differ from its preceding by CH2। होमोलोगस सीरीज कहते हैं एक कार्बन कंपाउंड का सीरीज है जिसमें सभी मेंबर के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और हर एक बाद वाला मेंबर सक्सेसिव पहले वाले से CH2 के डिफरेंस में होगा। और एल्डिहाइड का क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड CHO है, तो उसमें कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं। पहले एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं मिथानल, है ना, एक कार्बन वाला मीथेन प्लस अल, मिथानल। फिर CH2 इसमें जोड़ दें क्योंकि CH2 के डिफरेंस में होता है, तो CH3CHO हो जाएगा। दो कार्बन है तो इथेन प्लस अल, इथानल। फिर CH2 जोड़ेंगे तो C2H5 हो जाएगा। तीन कार्बन हो गया, प्रोपेन प्लस अल, प्रोपानल। फिर CH2 जोड़ेंगे तो C3H5 CHO। चार कार्बन हो गया तो ब्यूटेन प्लस अल, ब्यूटेनल। फिर CH2 जोड़ेंगे इसमें तो C4H क्या हो जाएगा, C3H7 होगा यहाँ पे, सॉरी C3H7 होगा। और फिर CH2 जोड़ेंगे तो C4H9 CHO हो जाएगा, तो ये हो गया पेंटानल। तो इस तरह से आप 5 पीस जो है इसका एल्डिहाइड का लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट बोल रहा है बी नंबर में, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक्सपेरिमेंटली आपको जो है डिज़ाइन करके बताना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस, और राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दैट केस, केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे एकदम शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। तो एक्सपेरिमेंटली जब भी लिखते हैं तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे पहले एम, क्या आपका मकसद है, तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो हमको अल्कोहल पास में रहना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रहना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट रहना चाहिए। बोले सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों, क्योंकि इसी से हम लोग टेस्ट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आपको याद होगा। टेस्ट ट्यूब चाहिए 2 पीस, है ना, और वाटर चाहिए। अब प्रोसीजर, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर, यानी कैसे कैसे करेंगे। तो प्रिपेयर 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करना ए और बी, जिसमें क्या होना चाहिए, कंटेनिंग वाटर एंड पुट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी, ए में अल्कोहल डाल देना और बी में रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बी में कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देना। और ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन ईच टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करना है। अब ऑब्जर्वेशन देखें क्या होगा। इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, नथिंग नोटिसेबल अकर, कुछ ऐसा खास नहीं होगा। वाइल इन टेस्ट ट्यूब बी बबल ऑफ CO2 प्रोड्यूस, टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, CO2 का बबल बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन को तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको कंक्लूजन लिखेंगे। वी नो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कोहल, सो नथिंग अकर इन टेस्ट ट्यूब ए। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कुछ ऐसा खास नहीं होगा। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू इवॉल्व CO2 गैस विच फॉर्म एज बबल, ठीक है ना, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा जो बबल के फॉर्म में देखिए। अब रिएक्शन लिखना है, तो देखिए अल्कोहल से तो रिएक्ट होता नहीं, तो नो रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका एसिड से रिएक्ट करेगा, CH3COH से। तो हम लोग जानते हैं एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल का बाइकार्बोनेट है तो सॉल्ट बनेगा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मेटल का सॉल्ट बनना है तो CH3COONA बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम का एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होगा, जबकि अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल के साथ ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है C2H5OH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का और में दिया था बी नंबर, बोल रहा डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये आपको एग्जांपल में भी, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पीस ब्यूटेन का। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिफाइन करेंगे तो देखिए क्या होता है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। अब 2 पीस बनाना है ब्यूटेन का, तो देखिए ब्यूटेन का 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और उसमें एक यहाँ से CH3 को हटा के यहाँ लगा देंगे, इसको आइसो ब्यूटेन बोलते थे। ये 2 ही इसका आइसोमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा आगे,
विच वन ऑफ द टू मोस्टली लाइक टू शो एडिशन रिएक्शन, ये दो कंपाउंड आपको दिया हुआ है कार्बन का, है ना, हाइड्रोकार्बन, बताना इसमें से दोनों में से कौन जो है ज़्यादा चांसेस है कि एडिशन रिएक्शन शो करे। तो एडिशन रिएक्शन में जानते हैं अनसैचुरेटेड शो करता है, यानी अल्कीन या अल्कान। तो ये देखेंगे C3H8 को, तो C3H8 आपका क्या है, ये जनरल फॉर्मूला अल्केन पर फॉलो कर रहा है CnH2n+2 का, तो ये तो नहीं होगा। जबकि ये देखेंगे तो CnH2n अल्कीन है, ये क्या है, अल्कीन है। तो ये जो आपका है अल्कीन शो करेगा एडिशन रिएक्शन, जबकि ये अल्केन नहीं शो करेगा, आपको याद रखना है। फिर आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, हो गया। ऑल्सो गिव केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन और नेम ऑफ द इंडस्ट्री वेयर दिस रिएक्शन इज अप्लाइड, और इंडस्ट्री का नाम बताना है जहाँ किस तरह की इंडस्ट्री में रिएक्शन एडिशन यूज़ किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्डेड ले लिया गया C2H4, है ना, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं एक तरह से। और यहाँ कैटलिस्ट निकेल और प्लेडियम लिया ताकि रिएक्शन जो है जल्दी हो। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज होता है एडिशन रिएक्शन में। और इंडस्ट्री में देखेंगे तो इसको हम लोग फूड इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कन्वर्ट करना, वेजिटेबल ऑयल की मदद से वेजिटेबल घी लाने में, है ना, ऑब्टेन करने में। ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। सही में तो ये लंबा चौड़ा लिफाफा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। 37 के ये बोल रहा है, बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है, नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ में ख़त्म होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रहा है। तो इसको बताना ऐसा क्यों होता है, ठीक है, A नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, इट फॉर्म ए क्लोज लूप। सो क्लोज लूप जो बनाता है तो एक स्टार्ट होता है वो ये नॉर्थ से और मर्ज होता है साउथ पोल पे, इसीलिए जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म ए क्लोज लूप, सो इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरह से आंसर लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होता है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन के जो है अलाइन होता है, ठीक है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो है अलाइन होता है। तो नॉर्थ से जो है निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में इंटर करेगा। और ये जवाब भी आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप बनाता है, इसलिए वो स्टार्ट होता है नॉर्थ से और एंड होगा किसी पोल में तो वो साउथ से होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में से जो प्रॉपर्टी हमेशा पूछता है, ठीक है, और इस बार भी पूछा है। तो स्टेट रिलेशन बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में क्लोजनेस होता है उसके बीच में सेपरेशन होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैसे बताता है। तो चलिए देखते हैं। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फील्ड लाइन आपस में उसके बीच में दूरी कितना है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को। जैसे क्लोज फील्ड लाइन अगर रहेगा, क्लोज फील्ड लाइन रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड को बताएगा, यानी नज़दीक रहेगा। तो और सेपरेटेड रहेगा यानी दूर रहेगा तो ये बताएगा वीक फील्ड को। जैसे यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है, यहाँ देखेंगे सब नज़दीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और यहाँ देखेंगे थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, वीक फील्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आगे देखते हैं, इसमें और पूछ रहा सी का A नंबर है, नो टू फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एकदम सिंपल, एकदम आपको इन टेक्स्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा। दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, रीज़न देना है। तो चलिए आपको इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमको दो अलग अलग डायरेक्शन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रा करके। तो जहाँ पे दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट वहाँ पे दो टेंजेंट होगा, यानी दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। फिर अगला बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायग्राम कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी रीजन में तो डायग्राम ड्रा करना। तो हम लोग जानते हैं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल ही होता है और बराबर दूरी पे होता है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से जो है इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और करके बोला सी में, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाना है। और क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड रिप्रेजेंट। ये जो सोलेनॉइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनेगा वो अंदर में वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इनसाइड में जो पैटर्न देखते हैं आप लोग उसमें उससे आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द पैटर्न हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अराउंड द सोलेनॉइड। ये अंदर जा रही है नॉर्थ पोल हो गया, बाहर निकल रहा साउथ हो गया, यहाँ से करंट जा रहा है। अब इनसाइड बात करते हैं तो इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइन कैसा होता है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल होता है। देख सकते हैं अभी बताया था ऐसे होता है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है।
9 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं। एन एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर 16, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो बोला हाउ विल इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये नज़दीकी जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उसको कैसे अटेन करेगा ये बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर 16 ये तो हम जानते हैं, मोस्ट लाइकली इट इज़ ऑक्सीजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,8,6 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 6 है। तो इट हैज़ 6 वैलेंट्रॉन, इसका आंसर क्या लिखना है, इट हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट अचीव इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बना लेगा। कैसे होगा, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 8 6 से क्या बन जाएगा, 2 8 8 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन में बताना कितना सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ब्यूटीन का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फॉर्मूला तो दिया हुआ है। तो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, देख सकते देखेंगे यहाँ पे 8 पीस आपका क्या हो गया, 8 पीस आपका यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस हो गया। और एक इधर 9 और एक 10, तो 10 आपका सिंगल है और एक आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यानी एक पीस आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 10 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, किसमें, ब्यूटीन में, ठीक है। आपका सी नंबर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन बताना यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखते हैं अमोनिया में NH3। तो नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन 5 दिखा दिया, 1 2 3 4 5, और एक एक हाइड्रोजन में होता है तो वो दिखा दिया है। अब देखिए ये बॉन्डिंग कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया है, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है, इस तरह से। और हाइड्रोजन ने क्या किया, फिर हाइड्रोजन ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन ने, ठीक है, ये साइड हो गया अपना। और फिर नाइट्रोजन को 8 चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बोलेगा हम तो शेयर किया, तो शेयर काहे ला किया कि मेरे पास पहले 5 था तो 8 होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन भी शेयर जो किया हुआ वो बोलेगा तो मेरा भी है, तो ये पूरा ऐसे करके 8 का 8 ले लेगा। तो देखिए नाइट्रोजन के पास भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और हाइड्रोजन के पास भी जो था 2 यानी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। और फिर हम लोग जानते हैं जो जितना कॉमन इलेक्ट्रॉन आता है बीच में, यानी देख यहाँ कॉमन 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, जहाँ जहाँ देख रहे कॉमन, तो कॉमन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ सिंगल बॉन्ड दे देंगे। और ये तो 2 लोन पेयर हो गया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऐसे ही साइड में रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, या तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक बना सकते हैं आप। वाई डज कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर आइटम ऑफ कार्बन और विथ अदर आइटम ऑफ एलिमेंट। ये आपका एनसीईआरटी में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखेंगे कार्बन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है, शेयरिंग क्यों करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है, इट इज टेट्रावैलेंट, इसका वैलेंसी 4 होता है। सो इट कान ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी लॉस और गेन नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उसमें यूटिलाइज होता है, यानी इतना ज़्यादा एनर्जी जो है देना या फिर लेना जो है पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी हो जाएगा कार्बन एटम में, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, सो इट शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है।